जापानी कौम का किरदार। फोको जापानी नज़ाद अमेरिकी है। उसकी वालिदा ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद डेलास के एक फ़ौजी मार्क से शादी कर ली थी। मार्क जंग अज़ीम के बाद जापान में ड्यूटी पर था। ओसाका शहर में उसकी मुलाकात एक जापानी खातून से हुई। ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। ये दोस्ती शादी में बदली और शादी के बाद मार्क अपनी बीवी को डेलास ले आया। फोको इस शादी का तोहफा था। उसका पूरा नाम फोको मार्क था। मार्क और उसकी बीवी में 10 साल बाद तलाक हो गई और फोको की वालिदा उसे ओसाका वापस ले गई। ये जवानी तक जापान में रहा और 20 साल की उम्र में अमेरिका आ गया। ये डेलास का एक खुशहाल अमेरिकी था। 11 मार्च 2011 की सपहर को जापान में सुनामी आया। फोको मार्क ने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जापान के ओनामा मियाकी, डिज्नीलैंड, कमाईजी, सैंडोई, होनोशो और साकागवा शहरों को तबाह और बर्बाद होते देखा। ये बेताब हो गया। उसकी वालिदा 3 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी और जापान में इसका कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बावजूद फोको मार्क के जापानी खून ने जोश मारा। फोको मार्क ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद फरोख्त की, $5 मिलियन जमा किए और ये रकम बैंक के ज़रिए जापान ट्रांसफ़र कर दी। उसके अमेरिकी दोस्त इस बेवकूफ़ी पर हैरान थे, लेकिन फोको मार्क खुश था। उसके अमेरिकी दोस्त दरअसल जापानी किरदार से वाकिफ़ नहीं थे। जापानी दुनिया की अजीब-ओ-गरीब कौम है। ये दुनिया के किसी भी खित्ते किसी भी कोने में हों, उनके पास कोई भी शहरियत हो, उनके खा किसी भी मुल्क के साथ मुआशी मफादात वाबस्ता हों, लेकिन ये मुसीबत की घड़ी में हमेशा जापानी साबित होते हैं और अपना तन, मन और धन जापान पर वार देते हैं। दुनिया में कुदरती आफात का फ़ौरन बाद मुल्कों की मईशत तबाह हो जाती है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियों, मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स की बत्तियां बुझ जाती हैं। बेरोजगारी काई की तरह गीली दीवारों को अपने हसार में ले लेती है और आफतज़दा मुल्कों की करेंसी ज़मीन पर रेंगना शुरू कर देती है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में इससे पहले 17 जनवरी 1995 को ज़ल्ज़ला आया था। इस ज़ल्ज़ले में जापान का शहर कोबे ज़मीन के सीने पर आ गिरा था, लेकिन उस वक्त भी जापान की इकोनॉमी अपने कदमों पर खड़ी रही। इसकी वजह दुनिया भर में फैले जापानी थे। उन जापानियों ने अपने अकाउंट्स जापान शिफ्ट कर दिए थे, जिससे जापान में डॉलर्स का सैलाब आ गया और ये डॉलर्स आगे चलकर जापान की मईशत के लिए बैसाखियाँ बन गए। इस बार भी यही हुआ। सुनामी के बाद ख़तरा था जापान की मईशत ज़मीन पर बैठ जाएगी और ये झटका जापान को मुआशी तौर पर ज़मीन पर लिटा देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जापानी करेंसी गिरने से कबल ही जापानियों ने
दुनिया भर से अरबों डॉलर्स जापान भिजवा दिए। ये लोग शेयर्स भी धड़ाधड़ खरीदने लगे। इससे जापान की मईशत भी मजबूत हो गई और स्टॉक एक्सचेंज भी अपने कदमों पर खड़ी रही। ये जापानी करैक्टर है। जापान के हालिया ज़ल्ज़ले ने इस करैक्टर के रंग मज़ीद निखार दिए और ये ज़ल्ज़ला जापान और जापानियों की 11 आदतों का गवाह बन गया। जापानियों का पहला करैक्टर कुव्वत बर्दाश्त है। इस ज़ल्ज़ले से 2 करोड़ जापानी मुतासर हुए, लेकिन किसी जापानी के मुंह से शिकवे और शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। लोग अस्पतालों में पड़े हैं, लेकिन वहाँ से रोने धोने और हाय वाय की आवाज़ नहीं आ रही। आप इसके मुकाबले में पाकिस्तान के हालिया सैलाब और 2005 के ज़ल्ज़ले के दिन याद करें। पाकिस्तान के कैंपों और अस्पतालों में क्या सूरत हाल थी। ज़ख्मी और लवाकीन दोनों ने आसमान सर पर उठा रखा था। आवाम को जिस जगह कैमरा दिखाई देता था, ये चीखना चिल्लाना और शिकायत करना शुरू कर देते थे। जापान का दूसरा कौमी करैक्टर है सब्र। मुतासरीन ने पानी, खुराक और अद्वियात कतारों में खड़े होकर हासिल की। ये लोग बड़े सब्र के साथ कतार में खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी पर ज़रूरत की अशिया हासिल करते हैं। जापान के किसी कैंप में किसी की हड़बोंग और इफरातफरी नज़र नहीं आई। जापानी पुलिस को किसी कैंप और खुराक की तकसीम के किसी सेंटर में लाठीचार्ज और आंसू गैस इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, जबकि हमारे मुल्क में कुदरती आफात के बाद हमेशा लाठीचार्ज भी हुआ और आंसू गैस भी इस्तेमाल हुई। मैं हालिया सैलाब के बाद चारसद्दा के एक कैंप में इमदादी सामान तकसीम करने गया था, लेकिन इस कैंप से निकलने के लिए पुलिस की मदद लेने पर मजबूर हो गया। जापान में ऐसा नहीं हुआ। जापान का तीसरा करैक्टर आफात से बचाव का मुश्किल बंदोबस्त। जापान ने ज़ल्ज़लों के बाद ऐसी इमारतें बनाई जो ज़ल्ज़ले के दौरान 5-5 मीटर दाएं बाएं झुक जाती हैं, लेकिन गिरती नहीं। इस ज़ल्ज़ले के दौरान इमारतें लरज़ती झुकती रहीं, मगर ये गिरी नहीं। जबकि पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है और इस सैलाब में अरबों रुपए का नुकसान होता है। सैकड़ों हज़ारों जानें चली जाती हैं, मगर हमने आज तक सैलाब की तबाहियों से बचाव का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं किया। जापान का चौथा करैक्टर है भरोसा। सुनामी से मुतासर जापानी इमदादी सामान की तकसीम के दौरान सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक, पानी, कपड़े और जूते हासिल करते थे। उनमें से किसी ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ लेने की कोशिश नहीं की, जबकि हमारे मुल्क में मुतासरीन कुदरती आफात के दौरान लुटेरे बन जाते हैं। आपने हालिया सैलाब और ज़ल्ज़ले के दौरान लोगों को कैंपों में आटे के ट्रक लूटते देखा होगा। आपको याद होगा लोग किस तरह ट्रकों पर चढ़ रहे थे और आटे के थैले लूट लूट कर भाग रहे थे। जापान का पांचवा करैक्टर कुर्बानी का जज्बा। सुनामी के बाद जापान के एटमी रिएक्टरों में आग भड़क उठी। प्लांट्स की आग बुझाने के लिए एटमी प्लांट के 50 वर्कर्स ताबकारी के दरमियान रह गए और उन्होंने अपने बाकी साथी वापस भिजवा दिए। ये 50 लोग किसी भी वक्त ताबकारी का शिकार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। इसके मुकाबले में हालिया सैलाब के दौरान हमारे बंदों, डैमों और बैराजों का अमला अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गया था। लोग जनूबी पंजाब के अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों से भी गायब हो गए थे और हुकूमत उन्हें बड़ी मुश्किल से वापस लाई थी। छठा करैक्टर
कानून की हुक्मरानी है। इस सुनामी और ज़लज़ले के दौरान पूरे जापान में लूट मार का कोई वाक़या पेश नहीं आया। किसी ने एक डबल रोटी और पानी की एक बोतल तक चोरी नहीं की। एटीएम मशीनों पर भी मुहाफ़िज़ नहीं थे। शहरों में ओवरटेकिंग और ओवर स्पीडिंग का कोई वाक़या भी पेश नहीं आया। जबकि इसके मुकाबले में हमारे ज़लज़ले के दौरान बुर्दा फरोशों ने सैकड़ों बच्चियां अगवा कर ली थीं। सैलाब के दौरान लूट मार के वाक़यात भी मामूल थे और पंजाब हुकूमत मुतासरा इलाकों में पुलिस फोर्स में इजाफे पर मजबूर हो गई थी। 7वां करैक्टर है कौमी ज़िम्मेदारी। जापान के तमाम बिजनेसमैनों ने खाने पीने की अशिया के रेट्स कम कर दिए और रेस्टोरानों के नर्ख भी 50% कम हो गए। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में दोनों आफतों के दौरान इन अशियाए सर्फ की कीमतों में इजाफा हो गया और दुकानदार मुतासरीन को दोनों हाथों से लूटने लगे। 8वां करैक्टर ट्रेनिंग। इस सुनामी के दौरान जापान के बच्चों, जवानों और बूढ़ों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा इदराक था। उन्हें मालूम था उन्होंने ज़लज़ले के दौरान अपनी और दूसरों की जान कैसे बचानी है। चुनांचे ये खुदकार सिस्टम के तहत दूसरों की मदद करने लगे। जबकि इसके मुकाबले में हमारे सैलाब और ज़लज़ले के दौरान 2-2.5 करोड़ लोग दूसरों के मोहताज हो गए। ये पानी से निकलने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ देखने लगे। जापानियों का 9वां करैक्टर मीडिया है। जापान के मीडिया ने सुनामी के दौरान सिर्फ अच्छी खबरें और हौसला अफजा रिपोर्ट्स नशर की। उसने कोई ऐसी खबर जारी नहीं की जिससे अवाम में बेचैनी और परेशानी फैल सकती। जबकि हमने इसके मुकाबले में सैलाब और ज़लज़ले के दौरान सिर्फ और सिर्फ बुरी और खौफनाक खबरें और रिपोर्ट्स नशर की। 10वां करैक्टर ईमानदारी था। सुनामी के दौरान टोक्यो शहर की बिजली बंद हो गई, जिससे कंप्यूटर सिस्टम जवाब दे गया। उस वक्त जो लोग ख़रीदारी के लिए स्टोर में मौजूद थे, उन्होंने हाथों में उठाई अशिया वापस रैक्स में रख दी। जबकि हमारे मुल्क में सैलाब के दौरान बिजली गई तो लोगों ने एटीएम मशीनें तोड़ना शुरू कर दी। और 11वां करैक्टर सरमायाकारी। दुनिया भर में फैले हुए जापानियों ने अपने बैंकों को इतना सरमाया भिजवाया कि उस खौफनाक आफत के बावजूद जापानी मईशत इस्तवार रही। जबकि ज़लज़ले और सैलाब के दौरान हमारे सरमायाकारों और गवर्नमेंट के आला ओहदेदारों ने अरबों डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए, जिससे हमारी मईशत खोखली हो गई। ये है वो जापानी करैक्टर जिसकी वजह से जापान आज जापान है और जिसकी कमी की वजह से हम आज भिखारी कौम बन चुके हैं। काश हमारा कोई लीडर इस जापानी करैक्टर का मुताला करे और इस भिखारी कौम को भी अपने कदमों पर खड़ा कर दे, क्योंकि इंसान और कौमें हमेशा बहरानों से जन्म लेती हैं, मगर इसके लिए अच्छी लीडरशिप होती है। शुक्रिया।